अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं हूँ अंबर शमसी। बात करते हैं कराची में ख़राब अमन अमान की सूरत हाल पर। आज इसी वक्त थोड़ी देर पहले MQM के मुश्तइल कारकुनान ने हंगामा आराई की कराची के रेड जोन में। इसके अलावा निजी TV चैनल ARY के दफ्तर पे हमला भी किया, वहाँ लोग ज़ख्मी भी हुए और एक हलाकत की इत्तला भी है। इस वक्त लाइन पे मौजूद है हमारे साथ कराची में डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान खान। जो प्रेस क्लब में MQM के जो भूख हड़ताली कैंप था, वहाँ सुना है कि लोग चले गए थे, ये जो मुश्तइल कारकुनान थे MQM के। अब क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल आज कई रोज हो गए कराची प्रेस क्लब के बाहर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया था, जहां पर जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा MP MLA जो हैं वो भूख हड़ताल पे थे कि अचानक अचानक आज MQM की जो कायद है उनकी जानिब से खिताब किया गया और उनकी जो खिताब में कहा गया था कि दो चैनल जो हैं, उन निजी चैनल हैं, उनके नाम लिए गए और उस पर यह कहा गया था कि कारकुनान उनके खिलाफ एहतजाज करें। उसके बाद देखने में यह है कि MQM की जो कायद है उनका जो खिताब था वो तो बंद हो गया। उसके बाद जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा थे, जिसमें मैं आपको बताता चलूं, जिसमें अहम रहनुमा है डॉक्टर फारूक सत्तार समेत जो अहम रहनुमा थे, वो तमाम के तमाम जो भूख हड़ताली कैंप थे वहाँ मौजूद रहे। जो कारकुनान थे वो जो है निजी चैनल जो कुछ फासले पे है प्रेस क्लब से वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद एहतजाज शुरू किया। एहतजाज करते करते तो अचानक जो अहम जो सीनियर रहनुमा थे वो भी शामिल थे? नहीं, बिल्कुल जो अहम तरीन रहनुमा थे, जिनको शायद ये सारे जो कारकुनान को लीड करना था, कंट्रोल करना था, वो तो तमाम के तमाम, जैसे मैंने बताया कि जो रहनुमा थे वो सारे प्रेस क्लब यानी कि भूख हड़ताली जो कैंप था उसमें मौजूद रहे, मगर जो कारकुनान थे वो इसमें अहम तरीन जिम्मेदार नहीं नजर आया। जो कारकुनान थे वो सारे वहाँ गए, तो जो निजी चैनल है वहाँ गए, ज़ैनब मार्केट के ऊपर है, वहाँ पर देखने में आया कि कुछ देर के बाद जो कारकुनान थे उन्होंने नीचे जो दुकानें थी, क्योंकि बहुत अहम मार्केट है ये कराची शहर की, वहाँ पर हंगामा राई शुरू की, मार्केटों की तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इतनी देर में देखा कि कुछ कारकुनान जो है वो ऊपर जो ARY न्यूज चैनल है उसमें दाखिल हुए, वहाँ हंगामा राई की, जबकि उसी बिल्डिंग में एक और न्यूज TV का चैनल है, वहाँ का कैमरामैन उनके हाथ लगा, उसकी टांग भी तोड़ दी गई। उसके बाद फौरी तौर पे उनको जिला अस्पताल मुंतकिल किया। कैमरामैन को देखने में यह है कि आहिस्ता 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 ये जो कशीदगी ये बढ़ती चली गई। देखने में आया कि कुछ देर के बाद जो पुलिस जो थी फोर्स वो आई, उनके हवाई फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद उसने कोशिश की किसी तरह। इमरान, अभी मजीद आपसे बात करेंगे हाल पर। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बता सकते हैं कि ये जो मीडिया पे हमला है इसकी तो सभी मजम्मत करेंगे, लेकिन इससे पहले भी MQM ने ऐसे जो है हमले किए हुए हैं? जी बिल्कुल, MQM ने पहले भी इस तरह के हमले किए हैं और MQM के जो कायद हैं जिन्होंने आज तकरीर की वो पहले भी इस किस्म की गंदी जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं मीडिया के बारे में। और इस वक्त MQM का कोई भी मरकजी रहनुमा जो है वो अपनी पार्टी का दफा करने के लिए तैयार नहीं है। जिस किसी को भी फ़ोन किया जा रहा है वो फ़ोन बंद कर देता है। सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो माफिया मांगते फिर रहे हैं कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी ये कोई तीसरी कुव्वत भी हो सकती है। तो मैंने भी डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से कहा कि कोई तीसरी कुव्वत नहीं है। मैंने खुद सुना है उनकी पार्टी के कायद, आपने उनका खिताब सुना है? मैंने उनका खिताब सुना है और मेरे पास उनके खिताब की उनकी तकरीर का वो क्लिप मौजूद है जिसमें कि वो ARY, समा TV और जियो TV का नाम लेकर कह रहे हैं कि इन पर हमला कर दो। तो कुछ कारकुन जिनमें मर्द और खवातीन शामिल हैं वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा फिर अभी के अभी काम डाल देते हैं, इनके कैमरे यहीं तोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कैमरे वाले जो हैं ये तो नौकर लोग हैं, इनको कुछ ना कहो, इनके दफ्तरों पे जाके हमले करो। तो ये उस पार्टी के कायद के अल्फाज जो हैं वो मेरे पास भी मौजूद हैं, बहुत से लोगों के पास मौजूद हैं और मुझे कोई शक नहीं है कि ये MQM के लोग हैं जिन्होंने सोच समझ कर हमला किया है मुख्तलिफ TV चैनल्स के दफातर पर। और आपको लगता नहीं है कि जी हामिद साहब, जाहिर है भूख हड़ताल कैंप जो था ये 6 रोज से चल रहा था, इसकी कवरेज भी की जा रही थी, तो शिकायत क्यों? देखिए, शिकायत तो मुझे तो लगता है कि सीधी शिकायत ये है कि वसीम अख्तर साहब जो MQM के नॉमिनेटेड मेयर हैं कराची के, शायद वो इलेक्ट हो जाते और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने आज पार्टी की क़यादत पे छोड़ने का ऐलान किया और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो हैं उनको नया कायद मुंतखब कर दिया। तो हमें आज सुबह से ही कुछ MQM के लोग ये बता रहे थे कि क्योंकि वसीम अख्तर साहब के जेल के अंदर मेयर बन जाने के इम्कानात रोशन है और MQM के अंदर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो मेयर ना बने, तो हो सकता है कि आज कोई हंगामा करके तो मामला खराब कर दिए जाएं। एक तो ये पहलू है।
दूसरा देखिए कि बड़ी अहम बात यह है कि कराची शहर में कोई भी वाकया होता है तो फौरन चंद मिनट के अंदर रेंजर्स भी पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन ये कैसा अजीब वाकया है कि ARY के दफ्तर के अंदर MQM के कारकुनान घुसे हुए थे, उनका दफ्तर तोड़ रहे थे, और ये रेड जोन में भी तोड़ रहे थे, और ना वहां पर रेंजर्स पहुंची, ना वहां पर पुलिस पहुंची। और काफी देर के बाद जो रेंजर्स के DG हैं उन्होंने एक बहुत भारी भरकम किस्म का बयान जारी कर दिया कि जी हम एक एक सेकंड का हिसाब लेंगे। तो वो जिनसे उन्होंने हिसाब लेना वो जरूर लें, लेकिन पहले वो ये हमें बताएं कि उनकी रेंजर्स आज क्यों सोई रही और उन्होंने MQM को खुली छुट्टी क्यों दी कि वो कराची शहर में तोड़फोड़ करे और जलाओ गिराओ करे। क्या सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि लोगों को बताया जाए कि अगर रेंजर्स नहीं होगी कराची में तो कराची शहर को MQM आग लगा देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात का। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, लेकिन अब वक्त हुआ है वक्फे का। वेलकम बैक। MQM के मुश्तइल कारकुनान का मीडिया पर हमला। हमारे साथ लाइन पर अभी भी मौजूद हैं कराची में डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान खान। इमरान खान, आज MQM के जो रहनुमा थे उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी की और ये भूख हड़ताल कैंप जो था उसको ख़त्म करने का भी ऐलान किया था। तो उसके बाद ये ऐसी सूरत हाल कैसे पैदा हो गई? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि कल भी MQM के जो कायद हैं उन्होंने खिताब किया था और खिताब में यही जुमला इस्तेमाल किया था कि क्या भूख हड़ताली कैंप को ख़त्म कर दिया जाए। आज भी उसके बाद आज सुबह 3 बजे भी ये खिताब हुआ, रात को उसमें भी यही जुमला सामने आया गया क्या भूख हड़ताली कैंप को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि यकीनी तौर पे ये मैं बता रहा हूँ, ये आज भी जब तकरीबन 2 बजे ये खिताब शुरू हुआ, 2 बजे के बाद जब खिताब शुरू हुआ शायद का, तो उन्होंने फिर ये जुमला बोला था कि क्या हम भूख हड़ताली कैंप खत्म कर दें। क्योंकि वज़ीर आला सिंध से जो मुलाकात हुई थी उसमें बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि मुत्तहदा के जो रहनुमा थे उससे हमारी बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था कि यकीनी तौर पे वज़ीर आला सिंध जो है वो यकीनी तौर पे यहाँ भूख हड़ताली कैंप पे आएंगे, यहाँ आने के बाद हमसे मिलेंगे और बहुत सारी जो हमारे खदशात हैं वो सुनेंगे भी और कोई यकीन दहानी भी कराएंगे इसको ख़त्म करने की। मगर देखने में क्या है कि वज़ीर आला सिंध की खबर ही रही, आने की आ नहीं सके। उसके बाद जो मुलाकात हुई आज वक्त की वज़ीर आला सिंध से जो 3 रुकनी वक्त थे, जिसमें इज़ारुल हसन थे जो अपोजिशन लीडर हैं और उनके साथ 2 MPA थे, वो भी शायद वो जो मुलाकात थी वो उस तरह की मुलाकात नहीं हुई जो एक उम्मीद थी। एक उम्मीद थी कि ये बात होगी और वज़ीर आला कुछ ऐलानात करेंगे, कुछ अहकामात देंगे। वो जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक, मुत्तहदा कौमी मुल्क की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक वो मुलाकात नहीं थी, जिसके बाद ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनी। उसके बाद जब 3 बजे के बाद से ये आखिरी जो खिताब शुरू हुआ, जिसके बाद ये हंगामा आना शुरू हुई, उसमें वाज़ेह तौर पे यकीनी तौर पे पहले तो जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उन पे बात हुई, फिर कैमरामैन से हुई, फिर अचानक यही बात हुई कि नहीं कुछ ऐसे जो चैनल्स हैं 3 चैनल्स से हैं उनकी बात हुई और सबसे पहले ये कहा गया। इमरान, मैं इस वक्त ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये भूख हड़ताली कैंप है, इसको रेंजर्स और पुलिस ने इसका बिस्तर बोरिया बंद कर दिया। कितने लोग थे, कितनों की गिरफ्तारियाँ हुई? देखिए, जो गिरफ्तारियाँ हैं मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कहना दावा ये है कि बहुत सारी हमारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जबकि हमने जो आज की जो हंगामा आ रही है उसके हवाले से उसी के हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज हमारी जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हंगामा आ रही के बाद जो रहनुमा से बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत सारी गिरफ्तारी हुई। जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है प्रेस क्लब के बाद, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्योंकि मुख्तलिफ पुलिस पार्टियां यहाँ पर आई हैं, मुख्तलिफ यानी कि 4 से 5 ग्रुप हैं पुलिस पार्टियों के, वो आए हैं। तो उनका ये कहना है तकरीबन 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हंगामा आराई में लियाकताबाद सेक्टर से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक रखता है एक कारकुन आरिफ, वो भी यहाँ पर हलाक हुए इस हंगामा आराई में। जबकि ये बताया गया है कि 6 कारकुन हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो इस हंगामा आराई में जो है वो जख्मी हुए हैं और जख्मी होने के बाद उनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि जो कारकुनान की जानिब से जो गाड़ियों पे तोड़ फोड़ की हमला किया उसमें जो ड्राइवर थे या तो कोई बस थी या दीगर जो थी, पुलिस का कहना है कि उसमें भी 13 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जो आम मुसाफिर थे उनको भी जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया है, ये कहना है कि पुलिस का। अब यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो भूख हड़ताली कैंप है उसको मुकम्मल तौर पे गिरा दिया गया है और खास तौर पे ये भूख हड़ताली कैंप जो लगाया था जो उस डेकोरेशन वाले ने, उनको भी फौरी तौर पे यहाँ पर पुलिस की जानिब से तलब किया गया है, बुलाया गया, उसको फौरी हिदायत की गई है कि ये जो कैंप है यहाँ पर इसको फौरी यहाँ से लिपेटा जाए और यहाँ से हटाया जाए। इमरान, आपसे मजीद तफसील लेंगे, लेकिन इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद है
سینئر صحافی عامر ضیاء. عامر ضیاء صاحب، یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ رینجرز اور پولیس جو ہیں وہ تاخیر سے آئے، دیر سے آئے، جب ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی اور توڑ پھوڑ اور ایئر وائی کے دفاتر پہ حملہ ہو چکا تھا. جی عامر ضیاء صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوتا ہے، افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، تو بات شروع تنقید یہیں سے ہوتی ہے کہ جناب پولیس اور رینجرز کہاں تھی اور وقت پہ کیوں نہیں پہنچے. لیکن زیادہ تشویش کی بات یہ کہ یہ جو آج کا ایپیسوڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے کراچی کی سیاست میں کشیدگی بہت بڑھے گی. اب تک متحدہ قومی موومنٹ یہ کہتی آئی ہے کہ جناب جب سے ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے ہم نے کسی رد عمل کا MQM نے مظاہرہ نہیں کیا، کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی تشدد نہیں کیا. لیکن آج کے واقعے کے بعد آلریڈی MQM ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. تو آج وہ جو ان کا پورا ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے، جو وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم لوگ وکٹم ہیں، یہاں پر ان کے میرے خیال میں آج سے بہت اپنے آپ کو انہوں نے مشکل میں پھنسا لیا ہے. اور اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. جی بالکل، اگر ہم محاورہ اردو میں بات کریں تو انہوں نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری ہے. اور یہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیکھیں متحدہ میں بہت سمجھدار لوگ ہیں، اس کی قیادت میں سمجھدار لوگ ہیں. اس طرح کی چیز کا ہونا ان کے لیے خود ایک لمحہ فکریہ ہے. جو صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ہوا، اس کا دکھ اپنی جگہ. عامر ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کا، بہت بہت شکریہ. سعید غنی صاحب ہم بات کریں گے، لائن پہ آپ موجود ہیں، کہ آپ کا کیا موقف ہے، کیا رد عمل ہے اس واقعے کے بارے میں، یہ جو حملہ کیا گیا ہے میڈیا پر؟ دیکھیں، ایک تو بہت افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک تو MQM ویسے کرائسس میں ہے، پھر پچھلے 5-6 دنوں سے انہوں نے ایک پیسفل طریقے سے اپنی پروٹیسٹ کمپین لانچ کی ہوئی تھی اور تمام سیاسی جماعتیں بھی کسی حد تک ان کے موقف کی حمایت کر رہی تھیں. کل سندھ گورنمنٹ کا ایک ڈیلیگیشن ان سے ملا جس میں خود بھی شامل تھا، اور کوشش ہماری یہ تھی کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کے جو شکایات ہیں کسی حد تک جو قابل عمل ہوں ان کی بات سنی جا سکے اور کوئی ازالہ ہو سکے، اور جو احتجاجی تحریک کا حصہ ہیں وہ پرامن طریقے سے ختم ہو جائے. لیکن آل آف سڈن اچانک سے آج ان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے جو پیسفل طریقے سے اپنی تحریک شروع کی تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا. MQM کے اوپر پہلے ہی یہ بہت سنگین قسم کے الزامات ہیں کہ وہ خوف اور ہراس کے ماحول میں جرنلسٹوں کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، شہر کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. اور آج انہوں نے عملی طور پر دوبارہ اس بات کا ثبوت دیا کہ جو الزامات ان پر لگتے ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے جو پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے، بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن جو انہوں نے اب صورتحال پیدا کر دی ہے. سعید غنی صاحب ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکتے ہیں کہ جو MQM کی شکایات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا، وہ کیا شکایات تھیں؟ دیکھیے اس میں کافی ساری تھیں کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں غیر اعلانیہ طور پر ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ان کے لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، ان کے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں شاید کچھ حکومتی ریاستی اداروں کی جانب سے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو بار بار اس کا اظہار کرتے بھی رہتے ہیں کھل کر. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ان کی جائز بھی تھیں تو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایگزیجریشن بھی تھا. لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے جو ہم ایک مہذب معاشرے کا طریقہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت MQM کو انگیج کیا جائے اور یہ مسائل کیے جائیں. لیکن آج انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی ابھی صورتحال ایسی نہیں رہی کہ ہم کوئی ان کو اسپیس دے سکیں. اس لیے کہ جن لوگوں کے چہرے کیمرے نے دکھائے ہیں، جو لوگ CCTV فوٹیج پہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. CCTV کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کیمرہ وہاں موجود تھا اس جگہ پر جہاں انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا تھا. پھر اس کے بعد بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جو پریس کلب میں موجود تھے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے غنی صاحب. لیکن اب وقفے کا ٹائم ہو گیا اور بریک کے بعد اسکواش کے کیا ممکنہ مستقبل جو روشن ہو سکتا ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب بات کرتے ہیں اسکواش کی، جس میں شاید ایک نیا باب کھل رہا ہے. اسکواش کے کھیل میں پاکستان کے روشن مستقبل کی امیدیں جاگ اٹھیں. پاکستان کی جونیئر اسکواش ٹیم کی ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں فتح اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میچ بال ٹو جانشیر اینڈ دیٹ از اٹ.
Jansher has won. Jansher is the World Open squash champion. کئی سالوں تک اسکواش کے کھیل کا بے تاج بادشاہ رہنے والا پاکستان اب اس کھیل پر اپنی گرفت کمزور کر چکا ہے، لیکن پاکستان جونیئر اسکواش ٹیم نے مسلسل 3 سال کی جد و جہد کے بعد ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت کر قوم کو پر امید کر دیا ہے۔ پولینڈ میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم میں شامل اسرار احمد اور عباس شوکت ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے مقابلے جیت کر پاکستان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والے نوجوان کھلاڑی اسکواش میں پاکستان کے سنہری دور کو دہرانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جانشیر اور جہانگیر کا دور واپس لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ورلڈ جونیئر اسکواش ایونٹ میں پاکستان کی جانب سے 4 نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ نوجوان کھلاڑی اسرار احمد نے صرف 39 منٹ میں اپنے مصری حریف کو 11-9، 11-9 اور 11-9 سے شکست دے کر پاکستان کو 1-0 سے برتری دلائی، لیکن احسن ایاز اس برتری کو برقرار نہ رکھ سکے اور سخت مقابلے کے بعد مصر ہی کے یوسف ابراہیم کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ فیصلہ کن میچ کے لیے پاکستان کے عباس شوکت اور مصر کے ماروان طارق کے درمیان ٹاکرا ہوا۔ عباس شوکت نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے 11-7، 11-9 اور 11-8 سے میچ اور ٹائٹل پاکستان کے نام کر لیا۔ ورلڈ ٹیم جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے اب تک ہونے والے 15 مقابلوں میں سے یہ پاکستان کا 5واں ٹائٹل ہے۔ اور ڈان نیوز کے لاہور اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ورلڈ جونیئر ٹائٹل جیتنے والے اسرار احمد۔ اسرار، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو میں شرکت کر رہے ہیں۔ جب یہ وقت تھا فتح کا، جب آپ نے یہ ٹائٹل حاصل کیا، تو اس وقت آپ کا کیا جذبات تھے، کیا محسوس کر رہے تھے؟ الحمدللہ، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب ہم لوگ یہ ٹائٹل جیتے ہم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اس خوشی میں ہم لوگ کی آنکھوں میں سے، کوچ، مینیجر، سب پلیئر کی آنکھوں میں سے آنسو بھی نکلے، اور ہم بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم نے یہ ٹائٹل 7 سال کے بعد پاکستان کو پھر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی تو آپ نے کئی ٹائٹل جیت چکے ہیں، اس کی کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ آلریڈی میں انڈر 50 میں برٹش جونیئر بھی چیمپئن ہوں، اس کے علاوہ ملیشیا میں مائلو آل اسٹار انڈر 15 وہ بھی چیمپئن، اس کے علاوہ US جونیئر انڈر 19 چیمپئن، ایشین جونیئر انڈر 19 چیمپئن، ایشین سینئر ٹیم چیمپئن شپ وہ بھی ونر ہوں۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس ایونٹ کی ہوئی تھی۔ اچھا، ایسے کیوں ہے کہ آپ نے اسکواش کا انتخاب کیا ایک کھیل کے طور پر؟ کیونکہ زیادہ تر پاکستان میں تو کرکٹ ہوتی ہے، ہاکی ہوتی ہے، کوئی اب تو فٹ بال بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، یہ کہ یہ انڈیویجول گیم ہے۔ دوسری گیمز میں ٹیمز کا ہوتا ہے کہ اس میں انڈیویجول ہے، آپ انڈیویجول طور پر جہاں کہیں بھی جائیں گے، اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ اکیلے بھی جا کے کھیل سکتے ہو۔ پریکٹس، سولو پریکٹس ہوتی ہے اور ٹریننگس وغیرہ۔ اور دراصل یہ میرے والد صاحب کو شوق تھا، پھر وہ مجھے آہستہ آہستہ اسکواش میں لے گیا، پھر مجھے پڑ گیا، اور میں آج بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے آپ کے بہت والد صاحب بھی کھیلتے ہیں اسکواش یا نہیں؟ والد صاحب میرے نہیں، یا صرف دیکھتے ہیں؟ بس دیکھتے ہیں۔ اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے وہ جب پاکستان اتنا زیادہ مشہور تھا اسکواش میں، تو وہ ظاہر ہے جانشیر خان، جہانگیر خان، ان سب کو دیکھتے تھے، یہ اسپورٹس آپ کے ساتھ دیکھتے بھی ہوں گے؟ جی بالکل، اسی طرح وہ جہانگیر خان، جانشیر خان کی اکثر پہلے ویڈیوز لگتی تھی ٹی وی پہ، تو وہ دیکھتے تھے، پھر انہیں وہیں سے شوق پڑا کہ میرا کوئی بیٹا ہو اور میں بھی اسے اسکواش چیمپئن بناؤں۔ لیکن جب ظاہر آپ کی پیدائش ہوئی تب تو پاکستان کا اسکواش میں تو زوال آ گیا تھا، تو آپ نے کہاں سے یہ شوق پکڑا؟ صرف والد صاحب کی وجہ سے تھا؟ جی بالکل، والد صاحب کی وجہ سے ہی، اور آہستہ آہستہ یہ زوال بھی ابھی ختم ہو رہا ہے۔ کافی ٹائم بعد پاکستان، اب اور بھی اس سے پہلے کوئی 2-3 سال پہلے سے کافی پاکستان میں ٹورنامنٹ اچھے شروع ہو گئے ہیں، ایونٹس وغیرہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک لیجنڈ ہے اسکواش میں۔ جہانگیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو جیت ہے پاکستان کی ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس میں اپرچونیٹی دی اس پروگرام کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ بینگ اے چیمپئنس اور پاکستان کی جتنی کامیابی اسکواش کے اندر رہی ہیں اوور دا ایئرس، جس طرح میں بات کرتا ہوں 1950 سے لے کے اب تک، تو اس کے مطابق جب 47 ایئرز آپ ٹاپ پہ رہے ہوں اور 30 سال برٹش اوپن چیمپئن بنے ہوں، تو اوبیسلی ہم ہمیشہ اسکواش کو اسی لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایز اے بینگ اے پلیئر، ایز اے بینگ اے چیمپئن۔ اور یہ ماشاءاللہ جس طرح کی پوٹینشیل ہمارے پلیئروں میں ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب 8 سال کے بعد کوئی اس طرح ٹائٹل آپ کے ملک میں آتا ہے تو اوبیسلی روشنی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ آپ
उस तरफ दोबारा रिवाइवल की तरफ जा रहे होते हैं जहां आपने पहुंचना होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस तरह इन बच्चों ने वर्ल्ड जूनियर में एक अपना लोहा मनवाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ ये जूनियर तक नहीं रहना चाहिए और इन बच्चों को ट्रांजिशन जो है वो सीनियर लेवल पे आना चाहिए। और असल मकसद वही होता है कि जहाँ आप सीनियर लेवल पे मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें, मुल्क के लिए टाइटल जीत सकें, और यही एक हमारा टारगेट है हमेशा। तो आप जो नई नस्ल है, जो स्क्वाश के खिलाड़ी हैं, उनको आप क्या मशवरे देंगे ताकि वो ज़ाहिर है सिर्फ जूनियर चैम्पियनशिप या टाइटल ना हो, वो आगे भी बढ़े, पाकिस्तान का मज़ीद नाम रोशन करें? मेरा हमेशा इनको मशवरा होता है कि देखिए इसमें मेहनत और फोकस, डिसिप्लिन, इन चीज़ों के बगैर आप ये चीज़ें हासिल नहीं करते और हमेशा हाई विजन, हाई एम लेके चलना चाहिए। और जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट आपके अंदर है, वो सिर्फ टैलेंट उस तक होता है कि जो आपको बाकी काम करने में आसानी होती है, मगर जितने आप इसमें घंटे उसी शौक़ के साथ लगाते हैं, उसी जज्बे के साथ लगाते हैं, और हमेशा एम जैसे एक वर्ल्ड चैम्पियन बनने का होता है या टॉप रैंकिंग में आने का होता है, उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए उसी लेवल से। और ये कोशिश करते रहना चाहिए कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट जब कोई सोचता है, वो सोचता है कि अगर ओवरनाइट कोई चीज़ ऐसी हो जाए और मेरे को ये मकाम मिल जाए। इन गेमों में या किसी भी काम में ऐसी चीज़ें वो परमानेंट बेसिस पे नहीं होती, और जो इस तरह की सोच लेके चलता है वो कभी इसमें कामयाब भी नहीं होता। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान का ज़वाल क्यों आया स्क्वाश में, लेकिन 3 साल तक टाइटल की जंग लड़ने के बाद अल्लाह अल्लाह करके कामयाबी पाकिस्तान की नसीब में आई। लेकिन एक वक्त ये भी था कि पाकिस्तान स्क्वाश का बेताज बादशाह था। लंदन में पाकिस्तान के खिलाड़ी हाशिम खान ने मिस्र के खिलाड़ी महमूदुल करीम को पहली मर्तबा हराकर ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने का एजाज हासिल किया। हाशिम खान ने लगातार 5 मर्तबा ये चैंपियनशिप जीतकर मिस्र के खिलाड़ी महमूदुल करीम का 4 मर्तबा लगातार ये टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये था पाकिस्तान की जानिब से स्क्वाश की दुनिया पर हुक्मरानी का पहला कदम, और फिर ये सफर कई दहाइयों तक जारी रहा। 1982 से 1997 तक का 16 साल का अरसा बिलाशुबा स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का सुनहरी तरीन दौर था। 1982 से 1991 तक पाकिस्तान के स्क्वाश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान ने लगातार 10 बरस ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर स्क्वाश के माजी के तमाम तर रिकॉर्ड रोन डाले। 1992 में पाकिस्तान ही के एक और अजीम खिलाड़ी जानशेर खान ने ब्रिटिश ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में अपने हमवतन जहांगीर खान की कामयाबियों का सिलसिला तोड़ा और ये एजाज अपने नाम किया। 1992 से 1997 तक लगातार 6 बरस जानशेर खान ने ये एजाज अपने पास रखा और यूं अपने हमवतन हाशिम खान का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान के जानशेर खान ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट के फाइनल में स्कॉटलैंड के खिलाड़ी पीटर निकोल से शिकस्त खा गए। इस टूर्नामेंट के बाद आज तक पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भी ब्रिटिश ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं हो सका। जहांगीर साहब, वजह क्या है कि 1997 के बाद पाकिस्तान जो स्क्वाश के टॉप 10 रैंकिंग्स में शामिल नहीं रहा? ये ज़वाल की वजह क्या है? इसकी वजह देखें, आप अगर पास में चैंपियंस पे जाते हैं तो पास में चैंपियंस वो ऐसे थे कि जिनको फैसिलिटीज शायद नहीं मिलती थी, मगर उनके जज्बे, उनकी मेहनत कर जो रवायत थी वो काफ़ी हाई थी, उनका एम हमेशा हाई होता था, और वो कभी मतलब उनकी जो डिटर्मिनेशन थी वो ऐसी होती थी कि वो इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, मगर उन्होंने वो मकाम हासिल किया कि जो उनका ख्याल था। जी, तो इनफरादी कोशिश थी, यानी इंस्टीट्यूशनल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंडिविजुअल बेसिस पर सारी चीज़ हुई, मगर जिस तरह अब आजकल के दौर में आप बात करती हैं, इसमें जब तक आज पूरी दुनिया में आप कहीं भी चल जाएं, जब तक आपके पास अच्छी एकेडमी, अच्छी फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें ना हों, तो आजकल के बच्चों को इस तरह की चीज़ों पर ग्रूम करना, इस तरह की चीज़ों पर लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें उनको बाकायदी तौर पर पूरी फैसिलिटी के साथ करना चाहिए, और दुनिया बदल गई है। तो हमने वही रिवाज रखा हुआ है, वही उसी तरीके से चलते आ रहे थे, तो ये बार बार रिपीट नहीं होती। अगर आपके पास हाशिम खान साहब आए, रोशन खान साहब आए, आज़म खान आए, जिस तरह भी उन्होंने स्ट्रगल की, सब कुछ किया, मगर वो उन्होंने एक लेवल बना दिया था, मगर उस लेवल को बरकरार रखने के लिए वो मज़ीद आपको ये चीज़ों को बेहतर करनी होती है, जो कभी नहीं हुई है। मगर आज भी मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों की मतलब टैलेंट की वाइज कोई कमी नहीं है। कॉर्पोरेट्स को आगे आना चाहिए, डिपार्टमेंट्स को बच्चों को हायर करना चाहिए, उनको जॉब देनी चाहिए, जिसके तहत जिस तरह पहले हुआ करता था वो चीज़ें आज सारी माइनस हो गई हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में चल जाएं तो स्पोर्ट्स की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं है जहाँ पे बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लाया जाए। तो ये चीज़ें हर साथ साथ चलती रहनी चाहिए कि जिससे बच्चों को
शौक भी पड़ता है, और जब आप इस तरह की प्लानिंग के साथ एकेडमीज वगैरह बनाती हैं, वहाँ पे बच्चों को इस तरह का ग्रूम किया जाता है। इसरार, यहाँ से मैं आपसे पूछूंगी कि अब आपको लगता है कि सहूलियात मौजूद हैं, जो पाकिस्तान स्क्वाश जो देखता है इदारा, वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपकी ट्रेनिंग, आपके लिए जो कोर्ट्स वगैरह हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है कि अभी पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन काफ़ी हेल्प कर रही है प्लेयरों की, उसके अलावा इवेंट्स भी करा रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स अभी माशाल्लाह 4 पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बाहर से भी काफ़ी प्लेयर आ रहे हैं, और इसी तरह पाकिस्तान के इवेंट्स होते रहेंगे तो इंशाल्लाह 1-2 साल में पाकिस्तान के प्लेयर्स भी टॉप 10 में ज़रूर खेलेंगे। आप अपने कुछ ऐसे साथियों का नाम ले सकते हैं जो आपको लगता है कि आगे जाके आपकी तरह जो आपके साथ थे, जो पाकिस्तान का को मज़ीद उन पर फ़ख्र होगा, वो स्क्वाश में फिर और मज़ीद टाइटल हासिल कर सकेंगे? जिस तरह के अभी एहसन नियाज़ है, अब्बास शौकत है, नासिर इकबाल, सीनियर प्लेयर्स हैं हमारे, फरहान जमान हैं, फरहान महबूब, तैयब असलम, अली बुखारी, आसिम खान, ये सब प्लेयर इंशाल्लाह आगे जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जिस तरह के पहले जहांगीर खान, जानशेर खान की तरह पाकिस्तान के और भी लेजेंड्स हैं, टॉप 10 में खेलते थे, और इसी तरह पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन हेल्प करती रहेगी और अभी कर भी रही है काफ़ी प्लेयर्स की, तो इंशाल्लाह 1-2 साल में ये प्लेयर्स टॉप 10 में ज़रूर होंगे। जहांगीर साहब, आपने बात की फंडिंग की, रिसोर्सेज की, क्रिकेट को मिलती है लेकिन स्क्वाश को नहीं मिलती, तो ये एक इम्बैलेंस हुआ ना? देखिए बिल्कुल इनबैलेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो अचीवमेंट स्क्वाश के अंदर पाकिस्तान ने कमाई है, अगर उसका बाकी गेमों को भी जिस तरह तवज्जो दी जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की गेंस हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास इस लेवल के, इस मयार के चैम्पियंस पैदा होते रहे हैं, और इस पर मज़ीद काम अगर होता रहता और इस तरह की सपोर्ट मिलती रहती, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये ऐसी गेम नहीं है कि आप गली कूचे में खेल सकते हैं या बच्चों को कर सकते हैं। इसके लिए आपको फैसिलिटीज़ बनानी पड़ती है जिस पे आप बाकायदा ये चीज़ों को इनकाद कर सकते हैं, और ये चीज़ें जब तक एक पब्लिक लेवल पे ना हो, क्योंकि जो भी कोर्ट्स आप देखते हैं वो हैं या प्राइवेट क्लब में या सर्विसेज क्लब में, जो हर एक की अप्रोच में नहीं होता है। मगर ये मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह फेडरेशन 1 साल से इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई है, बदखुद जैसे एयर चीफ साहब खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जिस तरह की वो हम उनको गाइडेंस करते हैं, जिस तरह लेजेंड्स जितने भी चैम्पियंस हैं उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, और वो जिस तरह इस पर इम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, ये कम्बिनेशन जिस तरह चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का और प्लेयर्स का, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लेयर्स को भी उसी फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए जिस तरह उसकी एक रिक्वायरमेंट मेहनत के हिसाब से और उसी विजन के साथ चलना चाहिए जिस तरह पास में चैम्पियंस किया करते थे। और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए सपोर्ट इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज भी पूछा जाए किसी पाकिस्तान फेडरेशन स्पोर्ट बोर्ड से पूछा जाए या स्पोर्ट मिनिस्ट्री से पूछा जाए, तो अगर आप उसकी फंडिंग देखेंगी तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नमक के बराबर उसका एक फंडिंग मिलती है, और वो अगर आप बड़े से बड़े प्रोग्राम करने के छोटे छोटे प्रोग्राम भी करने चाहें तो वो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ये रेगुलर बेसिस पे होती है। कराची से जहांगीर साहब और लाहौर से इसरार अहमद, बात करने का बहुत बहुत शुक्र। और खेलों का सबसे बड़ा मेला रियो ओलंपिक्स इख्तिताम पजीर हो गया। अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर रहा। ब्राज़ील में 2 हफ्ते से ज़ायद जारी रहने वाले रियो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब के दौरान रियो डी जनेरो का मारकाना स्टेडियम रंगारंग रोशनियों से झिलमिलाने लगा। रियो डी जनेरो के ओलंपिक गेम्स में 205 ममालिक के 11,000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर रहा। 16 रोज़ जारी रहने वाले मुकाबले में कई यादगार लम्हात देखने में को मिले। रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को कोई तमगा हासिल नहीं हो सका, जबकि हिंदुस्तान ने 1 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। और अब हुआ है वक्त ब्रेक का, और ब्रेक के बाद सेल्फी रे सेल्फी। वेलकम बैक। परफेक्ट सेल्फी लेना शौक, जुनूनियत या एक नफ्सियाती मर्ज?
اس پر لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن اس پر کوئی شک نہیں کہ پرفیکٹ سیلفی وبا بھی ہو سکتی ہے، اور اس جنون کے پیچھے منچلے جان کی بازی بھی لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ پیکج دیکھیے۔ عید، شب برات، دوستوں کی محفل یا سیر سپاٹا، ہر جگہ ہر وقت بس سیلفی کا سیاپا۔ سیلفی جنون جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو منچلے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور اس جنون میں بچے، نوجوان، بوڑھے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنا شوق پورا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں پرستار اپنی پسندیدہ شخصیت سے آٹوگراف لیتے تھے، لیکن اب سیلفی کریز نے معیار بدل دیا ہے، اور اب تو صرف سیلفی کی فرمائش ہوتی ہے۔ کہیں برف پوش نظارے، کہیں بہتے دریا، سیلفی بخار میں ہر کوئی مبتلا، کہیں پیر پھسلا، کہیں جان سے گیا، ذرا سی غلطی پرفیکٹ سیلفی کی خواہش ہمیشہ کی خلش میں بدل جاتی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے سیاحتی علاقے ناران میں 3 خواتین کی سیلفی لیتے ہوئے ہلاکت، اور دریائے کنہار میں بہنے والے 2 نوجوان ایسے ہی واقعات کا ثبوت دیتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق سیلفی لینا ایک نفسیاتی مرض ہے، بہت سے لوگ اس سے شاید اتفاق نہ کریں، مگر سیلفی کے لیے جان گنوانا یقینی طور پر پاگل پن ہے۔ سیلفی کیس کے ہاتھوں زندگی کو خطرے میں ڈالنے پر عوام کیا رائے رکھتی ہے، سنیے انہی کی زبانی۔ سیلفی لینی چاہیے ہاں، پر ہر جگہ پہ سیلفی نہیں لینی چاہیے، اس سے اپنی جان خطرے میں ڈال کے بنانی چاہیے، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی جان ہم لوگ دے دیں۔ جی سیلفی ہمیں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس سے ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے ہمیں بالکل بھی سیلفی نہیں لینی چاہیے، یہ ایک فضول کام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ پرفیکٹ سیلفی کے لیے نہیں، بالکل ایسا تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اپنی جان خطرے میں ڈالے۔ سیلفی لیں ضرور، لیکن ایسے موقعوں پہ لیں کہ آپ مشکل میں نہ پڑیں یا کہ اور پرابلم کا شکار مزید۔ ایکسٹریمزم از کریز، جو کسی بھی کام میں کوئی بھی ایکسٹریم تک جائے اور تو ظاہر سی بات ہے اس کی جان کو خطرہ ہوگا تو پاگل پن ہی کہلائے گا۔ سیلفی بنانے کے لیے کوئی رستہ ہونا چاہیے، کوئی صحیح جگہ، فٹ پاتھ ہو گیا، جیسے لوگ کھڑے ہو کے کوئی بلڈنگ کے اوپر بنا رہا ہو تو کوئی کہیں بنا رہا ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انسان اس طرح کی حرکتیں وغیرہ نہ کرے، اور کوشش کرے کہ اگر انسان نے پکچر کھینچنی ہے تو ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر پکچر وغیرہ لے لے، کناروں پر کھڑا ہو کر نہ لے۔ ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ سیلفی لیتے ہوئے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی ڈینجرس لائن پہ تو نہیں کھڑے، یہ نہ ہو کہ ہم سیلفی لیتے لیتے اپنی جان کو وہاں بیٹھے۔ اولمپک کا میلہ تو ختم ہو گیا، لیکن بچوں پر اپنا اثر چھوڑ گیا۔ دیکھتے ہیں ایسی ویڈیو۔ بچے کی بہت تیز رفتار تھی اس ویڈیو پر۔ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج حاضر ہے نیوز وائز کے نام سے، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @AmberRShamsi، اور اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل تک کے لیے خدا حافظ۔